गुड मॉर्निंग अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सरिता में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, छंद। और आज के लिए छंद का परिचय हम आपको प्रस्तुत करते हैं, ताकि मात्राओं की गणना करके, गणों की गणना करके आप यह पता जान सकें, यह पता आपको लग सके कि कौन सा छंद इन मात्राओं में है। तो देखिए, इसके लिए छंद परिचय में पढ़ना है। तो छंद की परिभाषा है मात्रा, यति, गति, लय, तुक, विराम आदि के नियमों से युक्त रचना को छंद कहते हैं। अर्थात रचना, काव्य रचना में ये सारे नियम होने चाहिए, मात्रा, यति, गति, तुक और विराम। इसके बाद में है छंद के अवयव। तो छंद के जो अवयव हैं, छंद के जो अंग हैं, उनमें से सबसे पहला अंग है मात्रा। और लिखा है मात्रा केवल स्वर वर्णों की होती है, व्यंजन वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आप इस बात को याद रखें, स्वरों की मात्रा होती है, व्यंजन की कहीं कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद स्वरों के भेद। स्वर वर्णों के दो भेद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है, स्वर वर्णों के दो भेद होते हैं। एक कौन से होते हैं? लघु स्वर। और लघु स्वरों की मात्रा एक होती है, लघु स्वरों की एक मात्रा होती है। और इन लघु स्वरों को ह्रस्व भी कह सकते हैं। लघु स्वर हैं कौन से? तो देखिए, छोटा, छोटी, छोटाऊ, रि और लृ, ये वर्ण जो है वो लघु स्वर है। उनकी एक मात्रा होती है, जिसे छंद शास्त्र में इस चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद में दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। गुरु को दीर्घ कहते हैं, दीर्घ को गुरु भी आप कह सकते हैं, लेकिन छंद शास्त्र में इसे गुरु ही लिखा जाता है। तो जो दीर्घ स्वर हैं, इनकी दो मात्राएं होती हैं। और ये जो है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी, रिर, ए, ओ, औ आदि वर्ण हैं। और इनकी दो मात्राओं को दर्शाने के लिए इस वर्ण का, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि यश के आकार का होता है। लघु वर्ण के स्थान पर गुरु, यानी कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे स्थितियां होती हैं जहां पर जो लघु वर्ण होता है वह भी गुरु हो जाता है। वो कौन सी स्थितियां हैं? देखिए, अनुस्वार का प्रयोग होने पर लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। अर्थात किसी अक्षर के ऊपर इस प्रकार से अनुस्वार, इसे अनुस्वार बिंदु को कहते हैं, किसी अक्षर के ऊपर अगर ये अनुस्वार अंकित है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये सभी वर्ण जो है वो दीर्घ हो जाते हैं। और छंद शास्त्र में फिर इनकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। तो ऐसे वर्णों की आप हमेशा दो मात्राएं गिनेंगे। इसके बाद नंबर 2, विसर्ग युक्त होने पर, अगर किसी अक्षर पर विसर्ग अंकित है, इस प्रकार से जैसे दुख में आता है, निःसृत में आता है, अतः में आता है, अगर किसी वर्ण के साथ विसर्ग युक्त है तो इसकी भी दो मात्राएं मानी जाएंगी। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन के पहले। अगर जो संयुक्त व्यंजन है उसके पहले जो अक्षर है उसकी दो मात्राएं होंगी। जैसे सत्य, यहाँ पर ता और या, ये संयुक्त व्यंजन है तो सा की दो मात्राएं होंगी। ऐसे है मंद, मंद में ना और दा एक संयुक्त व्यंजन है, तब व्यंजन है, इसलिए माँ की दो मात्राएं हो जाएंगी। तो आप समझ लीजिए, जहाँ पर संयुक्त वर्ण होगा उससे पहले वाले अक्षर की दो मात्राएं हो जाती हैं, अर्थात वो लघु होते हुए भी गुरु हो जाता है। इसके बाद हलंत से पहले, हलंत से पहले अर्थात हलंत से जो पहले, हलंत को आप जानते हैं इस प्रकार का चिन्ह है, और हलंत से पहले जो अक्षर होगा उसकी भी दो मात्राएं हो जाती हैं, अर्थात वह भी गुरु माना जाता है छंद शास्त्र में। और अंत में एक नोट लिखा है, नोट पर भी आपका ध्यान चाहिए। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो चंद्र बिंदु युक्त वर्ण यदि लघु है तो उसकी एक ही मात्रा होगी। जैसे हंसी, हंसी में हा की एक ही मात्रा मानी जाएगी। अनुस्वार लगने पर मात्रा डबल होती है, लेकिन चंद्र बिंदु लगने पर मात्रा डबल नहीं होती है। अगर चंद्र बिंदु वाला अक्षर दीर्घ है तो निश्चित रूप से उसकी दो मात्राएं होंगी। आगे है गुरु का लघु, अर्थात कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर गुरु वर्ण भी लघु हो जाता है। तो लिखा है ए, ओ वर्णों का जब ह्रस्व उच्चारण होता है, तो आपको ये समझना है, ए और ओ इन वर्णों का जब ह्रस्व उच्चारण होता है तब इनकी मात्राएं जो है दो होते हुए भी एक रह जाती है, अर्थात फिर इनकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। जैसे उदाहरण यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखिए, जही कर, जही पर, सत्य, स्नेहु,
सो तेई मिलई न कछु संदेहु। यहाँ पर जो जय वर्ण है इसकी एक ही मात्रा रहेगी, और यही यहाँ पर भी जय जय 2 बार आता है, तो जे पर 2 मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर छंद के प्रवाह के अनुसार इनकी जो है एक एक मात्रा ही गिनी जाएगी। और इसी प्रकार से तेही जो है, तेही का जो ता है इसकी भी 2 मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन छंद के प्रवाह के अनुसार यहाँ पर इनकी भी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। इस प्रकार से कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 मात्राओं वाले वर्ण भी एक मात्रा के गिने जाते हैं। आगे है वर्ण मात्राओं की गिनती, अर्थात वर्ण मात्राओं को आप कैसे गिनेंगे, तो आप देख लीजिए, बड़ा आसान सा हमने यहाँ पर सारणी प्रस्तुत की है। जैसे च वर्ण है तो च वर्ण 1 है, इसकी मात्रा भी 1 है। च वर्ण जो है इस प्रकार से चा, आधा चा और पूरा चा जब लिखा जाएगा तब भी ये वर्ण एक ही माना जाएगा, और इसकी मात्रा जो है वो भी एक ही रहेगी। इसी प्रकार से अगला देखिए स्थ वर्ण है, जो है इसमें आधा सा, आधा था और या है, लेकिन ये एक ही वर्ण माना जाएगा और इसकी भी मात्रा एक ही होगी। इसके बाद में का वर्ण है, का वर्ण जो है दीर्घ का है, चूँकि इसके ऊपर मात्रा आ की लगी हुई है, तो इसका जो वर्ण तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर मात्राएं 2 हो जाती हैं। इसी प्रकार से क्ला में आधा का और बड़ा ला है, लेकिन ये एक ही वर्ण माना जाएगा और इसकी भी मात्राएं 2 मानी जाएंगी। इसके बाद है काल, और काल ये 2 वर्ण हैं, लेकिन इनकी मात्राएं 3 गिनी जाएगी, क्योंकि का बड़ा हुआ है, इसकी तो 2 मात्राएं हो गई। स्वास्थ्य में आप देख पा रहे हैं कि आधा सा, फिर आधा सा, फिर आधा था, ये जो है इनकी मात्रा कोई नहीं होती। यहाँ पर वा की 2 मात्राएं होंगी और या की 1 मात्रा होगी। इस प्रकार से स्वास्थ्य की 3 मात्राएं होंगी, जबकि यहाँ पर वर्ण 2 माने जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए कन्हैया में अक्षर 3 हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3। कन्हैया में 3 वर्ण हैं, लेकिन इसकी मात्राएं 5 हैं। 1 मात्रा का की है, 2 हा की और 2 या की, तो इस प्रकार से 5 मात्राएं हो गई। इसके बाद देखिए तुम्हारा शब्द जो है इसमें 5 मात्राएं हैं। ता की 1 मात्रा, हा की 2 मात्रा और रा की 2 मात्राएं, तो इस प्रकार से ये 5 मात्राओं वाला शब्द है। आप समझ लीजिए, मात्राओं की गणना आपको इसी प्रकार से करनी है, इसी प्रकार से मात्राएं ज्ञात करनी है। इसके बाद में तुम्हारा, अब तुम्हारा बोल कर देखिए, तुम्हारा जो तो तुम्हारा बोलते हैं तो ता के ऊपर बल पड़ता है, और ता के ऊपर जब बल पड़ता है तब इसकी मात्राएं 2 हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ये 6 मात्राएं हो गई, जबकि तुम्हारा की 5 मात्राएं थीं और तुम्हारा की 6 मात्राएं। चूँकि तुम्हारा बोलने के लिए इस ता के ऊपर बल पड़ता है। ऐसे ही जिन अक्षरों पर बल पड़ेगा, अगर उसके आगे आधा अक्षर है तो वहाँ पर उसकी 2 मात्राएं हो जाती हैं, अर्थात वो गुरु वर्ण माना जाता है। अगला बिंदु है गण, और गणों का परिचय अगला बिंदु है। तो छंद शास्त्र में गण जो है वो 8 होते हैं, और गण के लिए, गण निर्माण करने के लिए, गण की मात्राएं ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, यमाता राज भान सलगा। और गण बनाने के लिए यगण की अगर आपको मात्राएं गिननी है तो या से लेकर के ता तक के, अर्थात 3 वर्णों में मात्राएं निकाल लेंगे तो यगण निकल जाएगा। अगर मगण की निकालनी है तो माँ से लेकर रा तक के 3 अक्षर ले लेंगे। इस प्रकार से जिस गण को याद करना है उसी अक्षर से आगे के तीसरे अक्षर तक की मात्राएं आपको, जैसे तगण की मात्राएं गिनना है तो ता से लेकर जो है जा तक आप जाएंगे, क्योंकि जा जो है तीसरा अक्षर है। तो इसमें देखते हैं ता बड़ा है, रा बड़ा है, तो इनकी 2 मात्राएं, जा की 1 मात्रा है। तो आप कह सकते हैं तगण में 2 गुरु होते हैं, 1 लघु होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मात्राएं लिख भी दी हैं। आप देखिए, जैसे ये यगण है, यगण में जो है 1 लघु होता है, 2 गुरु होते हैं, और मगण में तीनों वर्ण गुरु ही होते हैं। तगण में 2 वर्ण लघु होते हैं और अंत का वर्ण नहीं, तगण में 2 पहले वर्ण दीर्घ होते हैं, गुरु होते हैं, अंत का वर्ण जो है वो लघु होता है। इसी प्रकार से रगण है, और रगण में पहला गुरु है, बीच में लघु है, उसके बाद में फिर गुरु वर्ण होता है। इस प्रकार से 5वां जो है जगण है, जगण में पहला लघु वर्ण होगा और अंत का लघु वर्ण होगा, जबकि मध्य का वर्ण दीर्घ होगा, जिसे हम गुरु कहेंगे। तो इसके बाद में भगण आता है, भगण में पहला गुरु होगा और अंत के 2 अक्षर
लघु होंगे। इसके बाद नगण आता है, नगण में सभी अक्षर लघु होंगे। और जबकि अंतिम जो है गण, 8वां गण जो है वो सगण है। सगण के 2 पहले और दूसरे वर्ण जो है लघु होंगे और अंत का एक वर्ण गुरु होगा। अगला बिंदु है यति। तो यति क्या है? लिखा है छंद में चरण समाप्ति से पूर्व ठहराव को यति कहते हैं। अर्थात किसी छंद को पढ़ते हैं, उसका पूरा चरण कंप्लीट होने से पहले जो रुकने का स्थान होता है उसे आप जो है यति कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, रोला छंद की एक लाइन लिखी है, कृपा निधान सुजान। तो यहाँ पर ये विराम चिन्ह है, तो इसी को यति कहेंगे। कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी। तो इस प्रकार से यति जो है अल्प विराम होता है या छंद पूर्ण होने से पहले का ठहराव यति कहलाता है। गति जो है छंद को गाने में जो आरोह अवरोह होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसे हम गति कहते हैं। और इसके बाद आता है लय। लय जो है छंद पढ़ने का जो तरीका होता है, प्रत्येक छंद को पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है, विशेष उसका स्टाइल होता है। उसी स्टाइल को, उसी तरीके को हम जो है लय कहते हैं। विराम, चरण की समाप्ति को हम विराम कहते हैं, चरणांत को हम विराम कहते हैं। ऐसा कहते हैं, जहाँ पर चरण समाप्त होता है उसे हम विराम कहते हैं। अब देख लीजिए तुक, चरणांत के वर्णों का समान होना। अर्थात किसी छंद के चरण की समाप्ति के जो अंतिम वर्ण हैं, अगर वो समान है, पहली एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति के वर्ण समान होते हैं, तो इसे ही तुक कहते हैं। अर्थात चरणांत के वर्णों का समान होना ही तुक कहलाता है। जैसे आए खजूर और दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुक है, इनकी तुक मिली हुई है। अब आप देखते हैं छंद के प्रकार। तो छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक छंद होता है जो मात्रा पर आधारित होता है, दूसरा वर्णिक छंद होता है जो वर्णों पर आधारित होता है, और तीसरा मुक्तक छंद होता है, इसमें मात्रा और वर्णों से कोई मतलब नहीं होता है, यह अपने आप में स्वतंत्र होता है। इसके बाद है मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक सम मात्रिक होता है, एक अर्ध सम मात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक होता है। सम मात्रिक वे छंद होते हैं जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। सभी चरणों में जब समान मात्राएं होती हैं उन्हें हम सम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे चौपाई और रोला। इसके बाद में अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद में क्या होता है, इसके जो 4 चरण होते हैं उनमें 2 वर्णों में समान मात्राएं होती हैं और अगले 2 वर्णों में समान मात्राएं होती हैं, अर्थात आधा आधा समान असमान होता है, इसलिए इसे अर्धसम कहते हैं। इसका उदाहरण है दोहा और सोरठा। विषम मात्रिक छंद, जहाँ मात्राएं जो सम और विषम नहीं है, अर्थात जहाँ जो सम के अंतर्गत भी नहीं आते हैं और विषम के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, जहाँ जो सम के अंतर्गत भी नहीं आते हैं और अर्ध सम में भी नहीं आते हैं, वो विषम छंद कहलाते हैं। जैसे कुंडलिया। इसके बाद में आता है वर्णिक छंद। जिन छंदों की गणना गणों के आधार पर की जाती है, अर्थात जिन छंदों में गणों की संख्या निश्चित होती है, नियत होती है, उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। इसके उदाहरण है इंद्रवज्जा, मंद्रा, कांत्रा। इसके बाद में आ जाइए आप मुक्तक छंद पर। अगला छंद है मुक्तक छंद। जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या नियत होती है, गणों की और मात्राओं की संख्या नियत नहीं होती है, उन छंदों को हम मुक्तक छंद कहते हैं, जैसे मनहरण, कवित्त और अनुष्ठुप छंद आदि। इसके बाद में एक नोट लिखा है और नोट पर विशेष ध्यान आपका चाहूँगा। नोट जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए लिखा है नंबर 1, 32 से कम मात्राओं के, अर्थात जिन वर्णों जिनमें 32 से कम मात्राएं हों और 26 से कम वर्णों के छंद साधारण छंद होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अगर 32 से कम मात्राएं हैं और 26 से कम यदि वर्ण हैं तो वे जो है साधारण छंद कहलाते हैं। इसके अलावा आप लिखा है 32 से अधिक मात्राएं, 32 से अधिक मात्राओं वाले और 26 से अधिक वर्णों वाले छंदों को दंडक छंद कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 32 से अधिक अक्षरों वाले, 32 से अधिक मात्राओं वाले
छंद को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा दंडक। इसी प्रकार से अगर पूछा जाता है 26 से अधिक अगर वर्णों वाले छंद हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा दंडक। और इसके पहले इनसे 26 और 32 से कम अगर हैं तो वो साधारण छंद होगा। तो ये था छंदों का परिचय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया जो है लाइक करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।